वेलकम स्टूडेंट्स, मैं इरशाद अहमद और आज की इस वीडियो में हम क्लास 11 फिजिक्स का यूनिट नंबर 3 फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन कंटिन्यू कर रहे हैं। और आज का हमारा टॉपिक है लॉज ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। जैसे कि हमने टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन पढ़े थे और इसमें जो है एक टाइप थी लिमिटिंग फ्रिक्शन की। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होता है कि जब वो फ्रिक्शन फोर्स, जब कोई ऑब्जेक्ट जो है जब उस पर फोर्स लगाते हैं और एक अपोजिंग फोर्स उस पर एक्ट करती है और वो फोर्स ऐसी होती है कि जो है ऑब्जेक्ट जो है वो एट द वर्ज ऑफ मोशन होती है, उस वक्त जो अपोजिंग फोर्स होती है उसको बोलते हैं हम लिमिटिंग फ्रिक्शन। आज इसके हमारे पास कुछ लॉज हैं और इसके 4 लॉज हमारे पास, 4 लॉज हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। और जैसे कि हमारे पास हम एक एग्जांपल लेते हैं कि अगर हम एक टेबल लेते हैं और टेबल के ऊपर एक ब्लॉक लेते हैं हम, ब्लॉक के साथ जो है आप ब्लॉक का जो है जो डाउनवर्ड्स फोर्स होगी जिसको हम वेट बोलते हैं वो कितना होगा mg के बराबर, और अपोजिट पे उसके रिएक्शन होगा और हमने रखा r, उस पे एक अप्लाइड फोर्स हो रही है। और अप्लाइड फोर्स में क्या है, एक तो उसमें वेट रखा है हमने, वेट है, एक वेइंग पेन रखा है और वेइंग पेन में हमने वेट रखा है। अब जो अप्लाइड फोर्स है वो किसके बराबर है, वेट ऑफ द पेन प्लस वेट इन द पेन। पेन के अंदर जो है कितना वेट हमने रखा है वो उसके बराबर वो अप्लाइड जो है फोर्स है। अब इस वक्त जो अप्लाइड फोर्स है वो है एट द वर्ज ऑफ मोशन। कितनी फोर्स हमने लगा दी है कि अब जो है ऑब्जेक्ट जो है वो मूव करना शुरू करेंगे, उस वक्त जो फोर्स लगेगी उसको बोलेंगे हम लिफ्टिंग फोर्स। और जो उस वक्त जो फ्रिक्शन एक्ट करेगा उसको हम बोलेंगे लिफ्टिंग फ्रिक्शन। फोर्स ऑफ लिफ्टिंग फ्रिक्शन जो है वो इस वक्त वो हमने लिखा है एफ से डिनोट किया है, पी जो है वो अप्लाइड फोर्स है। अब जो है हमने लॉ लगाना है, तो पहला लॉ क्या कहता है कि पहला लॉ जो है जो मैग्नीट्यूड है फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन का F between the block and the surface is directly proportional to जो है रिएक्शन। जो हमारे पास पहला लॉ क्या है, जो हमारे पास फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, जो हमारे पास रिएक्शन है। जब कोई भी सरफेस पे जो है कोई बॉडी जो है वो कांटेक्ट में है तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल फ्रिक्शन बिटवीन देम। तो हम इसको लिख सकते हैं F जो है वो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। F जो है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है R के। और अब जो है हम F जो है वो क्या है फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन, R जो है वो क्या है नॉर्मल रिएक्शन। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, पहला लॉ ये है। और इसको हम एक्सपेरिमेंटली प्रूव कर सकते हैं कि अगर हमारे पास जो है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बढ़ रहा है तो नॉर्मल रिएक्शन भी बढ़ेगा। अगर फॉर एग्जांपल आप क्या करते हैं कि हम यहां पर एक और जो है वो वुडन ब्लॉक जो है इसके साथ अरेंज करते हैं। जब इसके साथ एक और वुडन ब्लॉक हम अरेंज करेंगे, पहले लॉ के लिए है, पहले लॉ के लिए जो है वेरिफिकेशन है, यहां पर हमने एक और ब्लॉक लगाया, ब्लॉक ए लिया और दूसरा ब्लॉक जो है इसका हुक है और ये आगे कनेक्ट किया है ब्लॉक बी से और वो आगे जो है स्ट्रिंग से ब्लॉक ए और ब्लॉक बी। इस वक्त क्या हुआ, अब जो है हमारे पास वेट इंक्रीज कर गया, वेट इंक्रीज करेगा तो अब वेट जो है हमारा mg जो है वो इंक्रीज कर गया। अगर ये इंक्रीज कर गया, ये पहले लॉ की एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन है, अगर ये इंक्रीज किया क्योंकि अब ब्लॉक जो है वो दोनों एडअप हुए, ये इंक्रीज किया तो इससे इसकी वजह से क्या होगा, हमारे पास रिएक्शन भी बढ़ेगा। क्योंकि थर्ड लॉ ऑफ मोशन अगर हम देखेंगे फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, तो R भी इंक्रीज हो जाएगा। अगर R इंक्रीज होने लग गया तो अब जैसे R इंक्रीज करेगा तो अब जो है हमारे पास जो अप्लाइड फोर्स है वो हमको ज्यादा लगानी पड़ेगी। अप्लाइड फोर्स जो है वो अप्लाइड फोर्स इसको ड्रैग करने के लिए ज्यादा लगानी पड़ेगी। तो
अप्लाइड फोर्स भी क्या करनी पड़ेगी, अब इंक्रीज करनी पड़ेगी। अगर अप्लाइड फोर्स इंक्रीज करेगा तो फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन जो है वो अप्लाइड फोर्स के इक्वल होना चाहिए और अपोजिट में होना चाहिए। तो अब इसका मतलब है फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन भी एफ भी जो है वो इंक्रीज करेगा। अगर एफ इंक्रीज करेगा, अब देखो कि वेट इंक्रीज करके हमने वेट को बढ़ा दिया, उससे आर इंक्रीज किया, आर जो है आर सब इंक्रीज हो रहे हैं। अप्लाइड फोर्स अब जब हमको अगर उसको मोशन पे लाना है या एट द वर्ज ऑफ मोशन स्टेज में लाना है तो हमें क्या पढ़ना पड़ेगा, जो फोर्स है, जो अप्लाइड फोर्स है उसको बढ़ाना पड़ेगा। अगर अप्लाइड फोर्स बढ़ेगी तो उसकी वजह से क्या होगा कि उतना ही ज्यादा जो है वो लिमिटिंग फ्रिक्शन होगा। लिमिटिंग फ्रिक्शन जो है उतना ज्यादा होगा तो फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन भी ज्यादा होगा। तो इसका मतलब है कि हमारे पास जो है अगर हमने फोर्स को बढ़ाया तो उसकी वजह से क्या होगा, नॉर्मल रिएक्शन बढ़ेगा, या नॉर्मल रिएक्शन को जब हम बढ़ाएंगे तो फोर्स भी बढ़ेगा। तो जो नॉर्मल रिएक्शन होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के, या फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नॉर्मल रिएक्शन के किसी भी ऑब्जेक्ट के। पहला लॉ जो है वो ये है। अगर हम दूसरा लॉ देखें तो दूसरा लॉ जो है वो क्या है कि अगर हम क्या करें, जो फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन है वो क्या होती है, इंडिपेंडेंट ऑफ अपेरेंट जो है कांटेक्ट एरिया पे डिपेंड नहीं करता है। अगर हम यहां पर देखिए, अब जहां पर देखो यहां पर एक अलग से हमने यहां कर लिया, अगर हम एक ब्लॉक इसी के ऊपर ले लेंगे, एक कंडीशन इस पे ले लें, यहां पर ब्लॉक इसके ऊपर चढ़ा दें, और इस वक्त भी क्या होगा कि जो हमारा जो वेट होगा, यहां पर वेट जो है वो इंक्रीज कर गया है, वेट इंक्रीज कर गया है। तो वेट इंक्रीज करने की वजह से क्या होगा कि नॉर्मल रिएक्शन भी इंक्रीज करेगा, नॉर्मल रिएक्शन इंक्रीज कर गया, और इसी हिसाब से क्या होगा कि फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन भी इंक्रीज करेगा। ऐसा नहीं होगा वो कम हो जाएगा या ज्यादा होगा, मतलब जो है वो इंक्रीज करेगा। अगर वो डिक्रीज करने लगेगा तो डिक्रीज करेगा, वो इंक्रीज करेगा। तो जैसे यहां पर हमने वेट इंक्रीज किया तो नॉर्मल रिएक्शन इंक्रीज किया, नॉर्मल रिएक्शन इंक्रीज किया। अगर हमने इसको जो है वो मोशन में लाना है, हमें जो अप्लाइड फोर्स है, अप्लाइड फोर्स जो है हमें क्या करना पड़ेगा, वो इंक्रीज करनी पड़ेगी। अगर अप्लाइड फोर्स इंक्रीज करती है तो जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है वो भी इंक्रीज कर रहा है। एक कंडीशन यहां पर आ रही है, अगर इसी को हम यहां से हटा रहे हैं और जो है यहां पर हम ब्लॉक लगा रहे हैं, अब यहां पर जो सरफेस के साथ एरिया कांटेक्ट है, एरिया कांटेक्ट अब बढ़ गया। अब एरिया कांटेक्ट बढ़ने की वजह से क्या होना चाहिए कि क्या फ्रिक्शन में तब्दीली होगी, कुछ लिमिटिंग जो फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन है ऐसा कुछ नहीं होगा, वो भी बढ़ेगी सेम। तो डिपेंड नहीं कर रहा है। देखो आप यहां पर पहले जो पहला केस लिया था वहां पर एरिया कम था, अगले केस में एरिया जो है वो अब ज्यादा हो गया, एरिया कांटेक्ट। तो जो सेकंड लॉ है, सेकंड लॉ क्या कर रहा है कि जो हमारे पास एपेरेंट जो कांटेक्ट एरिया है वो इंडिपेंडेंट है, जो फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन है, फोर्स ऑफ लिमिटिंग एफ जो है वो क्या है, एफ इज इंडिपेंडेंट ऑफ apparent area of contact। F जो है वो डिपेंड नहीं कर रहा है, फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन जो है वो एरिया ऑफ कांटेक्ट पे डिपेंड नहीं कर रहा है, बिल्कुल भी जो है वो कांटेक्ट नहीं कर रहा है। तो पहला केस हमने किसके लिए लिया था, पहला केस हमने देखा कि फर्स्ट लॉ में क्या हो रहा था, वो इंक्रीज कर रहा था। सेकंड केस में हमने क्या किया कि अगर हम यहां पर इसके ऊपर एक पहला केस अगर इसी के ऊपर लेते हैं तो एरिया ऑफ कांटेक्ट कम हो रहा है, बट जो नॉर्मल रिएक्शन है वो इंक्रीज कर रहा है, तो वेट बढ़ रहा है, वेट बढ़ने की वजह से नॉर्मल रिएक्शन इंक्रीज कर रहा है। नॉर्मल रिएक्शन जब इंक्रीज करेगा तो क्या होगा कि अगर हम अप्लाइड फोर्स को हमको बढ़ाना पड़ेगा कि अप्लाइड फोर्स से बड़ा वेट ऑफ पेन प्लस वेट इन द पेन। तो अगर उसको हमने एट द वर्ज ऑफ मोशन लाना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें जो है अप्लाइड फोर्स लगाना पड़ेगा। अगर अप्लाइड फोर्स लग रहा है तो फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन भी इंक्रीज करेगा। और ये दोनों केसेस में देखा, एक में एरिया ज्यादा था, एक में एरिया कम था, और दोनों केसेस में क्या हो रहा था कि जो फोर्स जो है वो इंक्रीज कर रही थी, तो फोर्स अगर इंक्रीज कर रही थी उसी वजह से क्या हो रहा था कि नॉर्मल रिएक्शन भी इंक्रीज कर रहा था।
और फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन इंक्रीज करेंगे, दोनों जो है वो इंक्रीज करेंगे। तो अगर इंक्रीजिंग जो है वो हमको सेम रिजल्ट आ रहा था दोनों केस में, तो हमें पता लग गया कि एरिया पे जो है वो एरिया कांटेक्ट में वो डिपेंड नहीं कर रहा है कि कितना एरिया जो है वो कांटेक्ट में होगा, वो डिपेंड कर रहा है कि कितना ज्यादा वेट हो रहा है और कितनी ज्यादा हमने फोर्स लगानी है। उसके बाद हमारे पास जो है जो थर्ड लॉ है, थर्ड लॉ हमारे पास क्या है, सॉरी, थर्ड लॉ है हमारे पास जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होता है, फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन जो है वो किस पे डिपेंड करती है, वो डिपेंड करती है नेचर ऑफ सरफेस पे, मटेरियल या नेचर ऑफ सरफेस। तो फोर्स डिपेंड करे, डिपेंड्स, फोर्स क्या है, फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन आप बता सकते हैं, ये तीसरा लॉ है, फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन डिपेंड्स अपॉन द मटेरियल, कौन सा मटेरियल आप यूज कर रहे हैं, मटेरियल एंड नेचर ऑफ सरफेस, सरफेस कैसी है, सरफेस में क्या आएगा, या रफ है या स्मूथ है, रफ या स्मूथ है। अगर स्मूथ है तो उसमें जो है रिजल्ट अलग आएगा, अगर रफ है तो उस वक्त जो है वो रिजल्ट अलग आएगा। अगर जो है ऑब्जेक्ट जो है वो स्मूथ है, उस वक्त क्या होगा कि जो फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन जो है वो बहुत कम होने वाला है, और अगर जो है आपके पास जो हमारे पास जो सरफेस एरिया है अगर वो रफ है तो फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन भी ज्यादा है। तो अगर हमने थर्ड, अगर हम थर्ड यहीं पे ले लें, यहां पर ब्लॉक ले रहे हैं एक और उसको टाई कर रहे हैं, और यहां पर जो सरफेस है, ये वाली सरफेस जो है वो रफ है। अब जब रफ सरफेस है, जो अप्लाइड फोर्स होगी वो बहुत ज्यादा होगी, और नॉर्मल रिएक्शन तो सेम वेट, और इस वक्त जो है फोर्स जो है वो इंक्रीज करेगी। अब अगर सरफेस रफ सरफेस है, रफ सरफेस में क्या होगा कि आपका अप्लाइड फोर्स P जो है आपको इंक्रीज करना पड़ेगा। अगर आप P इंक्रीज कर रहे हो तो F जो है वो क्या है, इक्वल एंड अपोजिट है, तो यहां पर F भी इंक्रीज करेगा। अगर आपका सरफेस रफ है तो अप्लाइड फोर्स आपको ज्यादा लगाना पड़ेगा, अप्लाइड फोर्स ज्यादा लगाओगे तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी जो है वो ज्यादा लगेगा, क्योंकि इक्वल और अपोजिट है। और अगर आपकी सरफेस जो है वो स्मूथ है और आपकी जो अप्लाइड फोर्स है वो कम लगेगी, स्मूथ में क्या होगा, स्मूथ सरफेस में ये होगा कि अगर आपकी जो अप्लाइड फोर्स है वो क्या लगेगा, अप्लाइड फोर्स जो है वो कम लगेगी, कम होगी, तो आपका जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी वो भी कम होगा, फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन भी कम। ठीक है, तो ये हमारे पास तीसरा लॉ। उसके बाद अगला लॉ जो है, फोर्थ लॉ जो है वो, जो डायरेक्शन ऑफ जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो हमेशा क्या होता है, इक्वल होता है और अपोजिट होता है टू द अप्लाइड फोर्स। तो फोर्थ लॉ क्या है, डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन इज ऑलवेज अपोजिट टू द डायरेक्शन इन विच द बॉडी इज एट द वर्ज ऑफ मोशन ओवर द सरफेस। तो अगर हम तीसरे लॉ की बात करें, सॉरी चौथे लॉ की बात करें, तो चौथे लॉ में क्या है कि जो डायरेक्शन है, फोर्थ लॉ जो डायरेक्शन है, डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन वो हमेशा अपोजिट होगी, किसके होगी, इक्वल होगी, मैग्नीट्यूड में इक्वल होगी, और अपोजिट होगी किसके, जो डायरेक्शन है, डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स हम कह सकते हैं, अप्लाइड फोर्स जब ऑब्जेक्ट जो है वो एट द वर्ज ऑफ जो है मोशन में होगी। तो ये चार लॉज हैं, और ये आप देख सकते हैं कि देखो यहां पर अगर आप जो अप्लाइड फोर्स इस तरफ लगा रहे हैं तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हमेशा जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में लगेगी। तो ये हमारे पास चार लॉज थे किसके, लिमिटिंग फ्रिक्शन के। नेक्स्ट है कोएफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होगा, ये हम जो है फर्स्ट लॉ से डिराइव करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू, अगर मैं इसको एरेज कर रहा हूं, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके 11th क्लास के लिए।
कोएफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन, आप फ्रिक्शन भी बोल सकते हैं। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ क्या है, फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल रिएक्शन है, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। अब यहां पर जो है, यहां पर ये साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है, अगर हम इसको हटा देते हैं तो यहां पर हमारे पास क्या है, F इक्वल्स टू म्यू R। इसको हम बोलेंगे कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। अगर हमको इसकी वैल्यू निकालनी है तो क्या आएगा, इसको इस साइड ट्रांसपोज करेंगे, F अपॉन R। ये है कोएफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन या फ्रिक्शन की वैल्यू। और हमारे पास जो है पहली इक्वेशन ये है, सेकंड इक्वेशन ये। अब यहां से हम जो है इसको डेफिनेशन अगर हमें देखना है तो क्या डेफिनेशन आएगी, डेफिनेशन जो है हमारे पास क्या है, जो कोएफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन होता है किसी भी दो सरफेस के बीच में, वो क्या है, किसका रेशो है, आप रेशो देख सकते हैं, फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन एंड नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन द सरफेस एंड ऑब्जेक्ट। तो यहां पर हम इसको लिख सकते हैं कि अगर हम डेफिनेशन से इसको डेफिनेशन यहां पर अगर हम डिराइव करेंगे तो क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग friction is defined as the ratio of force of limiting friction। यहां से आप निकाल सकते हैं, रेशियो में है ये टू द नॉर्मल reaction when two bodies slide over each other, यहां आएगा between the two surfaces। ये हमारे पास है इसका एक्सप्रेशन लिमिटिंग फ्रिक्शन। दोनों जो है वो एक किस्म की फोर्सेस हैं, तो ये रेशो है, रेशो की यूनिट नहीं होती है। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो जो वैल्यू किस पे डिपेंड करेगी, एक तो करेगी नेचर ऑफ सरफेस इन कांटेक्ट और दूसरा करेगा मटेरियल कौन सा यूज किया है। जो कोएफिशिएंट है वो किस पे डिपेंड करते हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग कोएफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। एक तो है नेचर ऑफ सरफेस, सरफेस कौन सी यूज कर रहे हैं, सरफेस में दो किस्म की आती है, एक रफ है और दूसरी स्मूथ, और दूसरा जो इसका फैक्टर है वह है नेचर ऑफ मटेरियल। मटेरियल कौन सा यूज कर रहे हो, नेचर ऑफ मटेरियल। मटेरियल कैसे है, अगर आप जो है फॉर एग्जांपल अगर आप मटेरियल जो है वो वुड या आप और वुड और या आप आयरन का ले रहे हो तो उसमें अलग अलग जो है एक का वेट अलग है, दूसरे का वेट अलग है, और एक के ऊपर जो है वो रफनेस जो है वो ज्यादा होगी, एक के ऊपर कम होगी, तो वो भी डिपेंड करेगा, वो भी एक फैक्टर है इसका कि किस पे डिपेंड करेगा। दो इसके फैक्टर्स हैं, एक है नेचर ऑफ सरफेस, दूसरा है नेचर ऑफ मटेरियल यूज। तो ये हमारे पास जो है इंपॉर्टेंट जो है हमारे पास टॉपिक थे। एक हमने आज पढ़ा है लॉज ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन, 4 लॉज थे और उसके बाद इनकी एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन है, और साथ में हमने पढ़ा कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। तो कल जो है बाकी टॉपिक हम कंटिन्यू करेंगे आगे के लिए। थैंक यू।